गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है। मैं अरुण खुशार डीआरजी मैथमेटिक्स ग्रुप से असिस्टेंट टीचर GHSS कोटी मैरूकी थौलदार टिहरी गढ़वाल से। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। हम पिछले वीडियो में जो हमने बात कही थी हम उसको रिकैप करेंगे। तो हमने जाना था कि द्विघात समीकरण होता क्या है। एक्चुअली कोई भी समीकरण होता क्या है, समीकरण क्या है। समीकरण जो है, किसी भी समीकरण में कुछ अननोन चीजें होती हैं और कुछ नोन चीजें होती हैं। जो अननोन चीजें होती हैं उन्हें हम कुछ मान लेते हैं और वो चर राशियां होती हैं। इसी प्रकार जो हमें ज्ञात होता है वो चीजें अचर राशि होती हैं और इनको मिलाकर उस समस्या के जो कंडीशन होती हैं या जो उसमें प्रश्न के अनुसार जो दिया रहता है उसके हिसाब से हम अचर और चर को उस समीकरण मिलाकर एक समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उन समीकरणों में एक प्रकार है द्विघात समीकरण। अगर हमारे पास कोई समीकरण आता है द्विघात समीकरण, जनरली हमें समीकरण हल करके उसके मान निकालने होते हैं, क्योंकि हमें अननोन जो हमारा अज्ञात चीजें हैं हमें उसका मान जानना होता है। तो इसका असली उपयोग तो यही है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के लिए हम एक बाद में लास्ट में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि द्विघात समीकरण के अनुप्रयोगों के ऊपर होगा। फिलहाल हम द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता कैसा है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो द्विघात समीकरण। तो हम जैसे कि देख रहे हैं ax² + bx + c = 0, ये इसका मानक रूप है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। ये इसका मानक रूप है और मानक रूप का मतलब है कि कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में दिखना चाहिए, उसी के बाद हम उसको हल कर सकते हैं। इसमें एक अनिवार्य बिंदु था कि a does not equal to 0। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा का पूरा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो किसी भी बहुपद जिसमें x मतलब जो उसमें चर है उसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। उसका मानक स्वरूप इस तरीके का होता है जिसमें a कभी भी 0 नहीं होता और a b c उसमें अचर गुणांक होते हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर इसमें देखा था। फिर एग्जाम्पल्स के बाद कुछ हमने ऐसे हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जाना था जो कि दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप के समान नहीं थे। फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको चेंज करके मानक रूप में बदलते हैं। और लास्ट में हमने एक वर्कशीट दी थी, उम्मीद है आपने उस वर्कशीट का काम पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए इसके आगे हम द्विघात समीकरण को जानने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें द्विघात समीकरण के शून्यांक या मूल, जीरोस और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शून्यांक और मूल एक ही बात होती है, कहीं पर शून्यांक लिखा हुआ कहीं पर मूल लिखा हुआ। तो शून्यांक और मूल से क्या आशय है या क्या हम इससे क्या समझते हैं, आइए जानते हैं। एक वास्तविक संख्या x को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 क्या एक मूल कहा जाता है यदि a α², ये अल्फा का साइन है, a α² + b α + c = 0। इस मामले में हम कह सकते हैं, अगर देखिए x = अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है। अर्थात अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 मानक रूप में, इसमें x अचर है और a b c चर राशि है। अगर इस समीकरण का हमें मूल जानना है
तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, x की वैल्यू जैसे हमने मान लिया अल्फा, x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, x का कोई ऐसा मान होगा जिसको इस समीकरण पर रखने पर, यानी रखने का मतलब क्या है, आप x की जगह अल्फा रखेंगे, मतलब अगर x इक्वल टू अल्फा, कोई भी मान हो सकता है, x इक्वल टू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर x का जो भी मान है आप उसको उठाकर समीकरण में रखेंगे, और ए बी सी पहले से ही अचर है तो आप यहाँ अचर पद रखेंगे, यहाँ पर उसका वर्ग निकालकर ए से गुणा करेंगे, यहाँ पर उसका बी से गुणा करेंगे, और लास्ट में इन तीनों पदों को जोड़ देंगे, और ये सब कुछ वैल्यू जो है आपकी लास्ट में इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाती है। यानी ये वैल्यू पूरे इक्वेशन को, पूरे मानक समीकरण मतलब गिवन समीकरण को, जो दिया गया समीकरण है उसको संतुष्ट करती है। संतुष्ट करने का मतलब यही है कि अगर आप उस x की वैल्यू को आप वहां पर रखेंगे और आप उसको हल करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो मान x का वह मान उस समीकरण का मूल कहलाता है, उसको हम उस समीकरण का हल भी कह सकते हैं, उसको हम उस समीकरण का शून्यांक भी कह सकते हैं। तो ये वो उसका जीरोस भी है, रूट्स भी है, सॉल्यूशन भी है। तो दोबारा समझेंगे, x क्या ऐसा मान जिसे दिए गए समीकरण पर रखने पर पूरे समीकरण का ही मान 0 हो जाता है, तो x का वह मान उस समीकरण का शून्यांक, मूल और हल कहलाता है। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, द्विघात समीकरण है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और के शून्यांक और इसके मूल समान होते हैं। अभी बताया हमने, मूल कहिए, शून्यांक कहिए या उसका हल कहिए, ये सब चीजें एक ही है। ठीक है। सेकंड बात हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल इसे दो रैखिक कारकों में बदल कर और प्रत्येक कारक को शून्य के बराबर कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, आइए इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, जब हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, अभी हल करना हमने सीखा नहीं है, अभी हम हल करना सीखेंगे इसको, तो हम उसको हल करते हैं, चाहे कोई भी विधि हो इसको हल करने की, और कई विधियां हो सकती हैं, जिस जिस भी विधि से हम इसे हल करें, हल करने में अंत में हमारे पास दो रैखिक समीकरण आ जाते हैं, दो रैखिक समीकरण आते हैं। अब रैखिक समीकरण आपको बताया है, पिछले वीडियो में आपको रैखिक समीकरण बताया है, नहीं है तो अभी आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है इसका, ये एक द्विघात समीकरण हमें गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं। हल करने के बाद हमने इसको हल किया, जो भी ये विधि आपको बता, लास्ट में हमारी लास्ट लाइन ये आती है हमारे पास, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और इनटू दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास आया है x। तो ये अगर आप पहले टर्म को देखेंगे, पहले आप देखेंगे x माइनस 1, पहले कोष्टक के अंदर के चीज को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। सिमिलरली ये दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे, ये भी एक रैखिक समीकरण है। यानी हमने क्या करा, एक द्विघात समीकरण को दो रैखिक समीकरण में तोड़ दिया, जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक दूसरे के गुणा के फॉर्म में है। तो हम इनको एक द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, रैखिक समीकरणों में, दो रैखिक समीकरणों में इसको तोड़ देते हैं। दोबारा से देखते हैं।
देखिए हम यहाँ थे, तो ये हमने दो बातें इसमें बोली। हम जाने हैं शून्यांक और मूल को हम जान चुके हैं पहले से ही, एक्स के वह मान जिससे समीकरण में रखने पर समीकरण के मान जीरो हो जाए। समीकरण जीरो हो जाए तो वह मान उसका शून्यांक, मूल और उसका हल कहलाता है। कोई भी द्विघात समीकरण को हम दो रैखिक कारकों में बदल सकते हैं, दो रैखिक समीकरणों में बदल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे द्विघात समीकरण का ग्राफ। देखिए हमने बहुपद में पढ़ा है, बहुपद वाले पार्ट पे पढ़ा है, पार्ट नंबर 2 में। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका ग्राफ ये जैसा u है इस तरीके की आकृति होती है। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब u को आप उल्टा करें, ये इसका ये साइड कहीं भी हो सकती है, इसकी साइड कहीं भी हो सकती है, ये किधर की तरफ भी घुमा हुआ हो सकता है, ये कहीं भी रोटेट हुआ हो सकता है। तो द्विघात समीकरण में क्या चीज है, मतलब अगर इस आकृति को कहते हैं हम परवलय, इसको ध्यान रखेंगे, इस ग्राफ को, इस आकृति को परवलय कहा जाता है। अच्छा, अब हम समझेंगे, मतलब हमने हमने क्या जाना है कि द्विघात समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक परवलय मिलेगा। ग्राफ बनाना हम जानते हैं, हमने रैखिक समीकरण के ग्राफ बनाए हैं चैप्टर 3 में, है ना, और इससे पहले क्लास कक्षा 9 में भी हमने ग्राफ बनाया है। तो हम ग्राफ बनाना जानते हैं, किसी समीकरण का ग्राफ बनाना हम जानते हैं। यहाँ पर ग्राफ बनाने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें ये जानना है कि इसका ग्राफ किस आकृति का होता है, परवलय की। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ किस में क्या आकृति मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक परवलय मिलेगा, पैराबोला कहते हैं इंग्लिश में इसको, पैराबोला। अब एक द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया है, ये इसी जिसका ये ग्राफ है वो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसका मूल हमें ज्ञात है ऋण 2 और धन 2। इसके दो मूल हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दो होंगे। ध्यान देने वाली बात है, मूल कैसे पता चलेगा, मूल या जीरो क्या होता है, दो। दो क्यों है, क्योंकि ये एक, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है, दो है। कोई भी द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, दो होती है। जितनी घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं, यानी रैखिक समीकरण के कितने मूल होंगे, एक होंगे, यानी उसका एक ही हल होगा। अगर आप किसी रैखिक समीकरण को हल करेंगे, किसी दो रैखिक समीकरणों को आप हल करेंगे तो उसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार अगर आप किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो वो द्विघात समीकरण के दो हल होंगे, उसके दो मूल होंगे, क्योंकि उसकी घात कितनी है, दो है। ऐसी इसी प्रकार त्रिघात वाली समीकरण है जिसमें तीन घात हैं, उसके तीन मूल होंगे। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर इसके दो मूल हैं, ऋण 2 और धन 2, ये इसके मूल है, ऋण 2 और धन 2 इस समीकरण के। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष पे, अक्ष हम जानते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हम कार्तीय तल लेते हैं, कार्तीय कार्टेशियन प्लेन कहते हैं जिसे, उसमें दो अक्ष होते हैं, दो डायमेंशन के लिए दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो यहाँ पर एक एक्स अक्ष लिया है और एक वाई अक्ष, यानी एक ऐसा ऐसा हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ये वाई अक्ष है, पूरी लाइन वाई अक्ष है, नीचे की तरफ ये नेगेटिव वाई अक्ष है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई है। यहाँ पर अगर हम इस साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर जाएंगे नेगेटिव, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो अगर समीकरण जो है वो देखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष को, ये जो हमारा द्विघात समीकरण था इसका जो ग्राफ है इसको ऋण 2 और धन 2 में काटता है, और यही इसके मूल है। अर्थात
अर्थात जो भी हम द्विघात बना रहे हैं, परवलय बना रहे हैं, वो एक्स अक्ष को जिस भी बिंदु पर काटेगा वही बिंदु उसके जीरोस, मूल होंगे, शून्यांक और मूल होंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अगले ग्राफ। पहले अगला ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए ये एक और समीकरण हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखते हैं, इसके भी दो मूल हैं, दो शून्यांक हैं, ऋण 2 और ऋण 3। और जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं ग्राफ में, तो हम देखते हैं ये एक्स अक्ष में ऋण 2 और ऋण 3 में यह काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष को, जिस भी पॉइंट में एक्स अक्ष को काटेगा वही उसके मूल होंगे, ऋण 3 में और ऋण 2 में। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल और है इसका। इसी तरह अब आते हैं हम, जो हमने अभी बात करी है उनको हम इस ग्राफ के साथ, इन ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्थिति हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ 3 ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और हमारे पास 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति आप देखेंगे कि ये जो हमारा परवलय है, देखो परवलय देखते ही हमें पता चल गया ये द्विघात समीकरण का ही है। तो हमारा द्विघात समीकरण है, माना कोई द्विघात समीकरण है, वो उसका परवलय इस तरीके का है। और हम ये देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो अगर ये एक्स अक्ष पर दो बिंदुओं पर काट रहा है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका मतलब है इसके जो मूल हैं वो ये दो बिंदु होंगे जहां पर ये काट रहा है। और ये दोनों बिंदु कैसे होंगे, ये एक वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या हम जानते हैं, पार्ट हमने 1 में पढ़ा है, चैप्टर 1 में पढ़ा है वास्तविक संख्याएं। तो ये एक वास्तविक संख्याएं होंगी, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों मूल अलग अलग होंगे, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, दो अलग बिंदुओं पर काट रहा है ना, तो जिस भी बिंदु पर काट रहा है वही उसका मूल होगा। तो दो मूल होंगे, तो दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्या होंगी। पहले कंडीशन तो ये हो गया हमारा। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो हम देखेंगे, उसमें इस देखिए इस कंडीशन में क्या है कि ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर छूता हुआ चला गया। अब एक ही बिंदु पर छू रहा है, दो बिंदु पर नहीं छू रहा। तो आप अब इसके, हमें पता है कोई भी द्विघात समीकरण है उसके दो मूल होंगे। और अगर उसके दो मूल हैं लेकिन, तो वो दो जगह पर काट रहा होगा, लेकिन ये तो एक ही जगह पर काट रहा है। अर्थात इसके मूल क्या होंगे, इसके दोनों मूल यही बिंदु होगा। यानी अगर ये 3 पर काट रहा है, 3 से छूते हुए टच होता हुआ जा रहा है ये ग्राफ, तो इसका मतलब है एक्स के जो दो मान होंगे या एक्स के जो दो शून्यांक होंगे या एक्स के दो मूल जो होंगे वो 3 ही होंगे, एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 3, ये होगा। और वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमें पता चल गया। तीसरा कंडीशन अगर हम देख रहे हैं, इसमें ग्राफ एक तो उल्टा प्लॉट है। चलो, ये इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, जैसे हमने बताया अगर समीकरण x का है तो या तो ये ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। और समीकरण अगर y की फॉर्म में है तो फिर ये y अक्ष के अलोंग होगा, या तो ये y अक्ष के ये c बना रहा होगा या उल्टा c बना रहा होगा। उस कंडीशन में हम y अक्ष को देखेंगे। चलिए यहाँ पर x अक्ष में तो हमने या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये तो x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो x अक्ष को नहीं काट रहा है और हम कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण x अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसके मूल क्या होंगे फिर, तो मूल तो दो होने चाहिए ना उसके।
लेकिन इसका मतलब कोई भी इसका मूल नहीं है। ऐसे द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है। अब ऐसा ऐसा क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं? अगर आप देखेंगे तो आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं। लेकिन अगर हम संख्या पद्धति हमने पढ़ी है तो हम जानते हैं संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जो तो वो सारी संख्याएं हमने यहाँ देखी हैं वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं यहाँ पर मिल रही है x इक्वल टू ऋण 1, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3। लेकिन थर्ड वाले ग्राफ में यहाँ पर हमें कोई भी वास्तविक संख्या नहीं मिल रही है, कोई वास्तविक, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा है वास्तविक संख्या के ग्राफ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके मूल कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। मतलब सही, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो इस बहुपद का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका कोई इसके काल्पनिक मूल है। तो ये दोनों बातें इसमें अप्लाई होती है, वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगा, क्योंकि संख्याएं दो ही प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो इस तरीके से हमने ये जो नोट पढ़ा था अभी, ये जो नोट है ये तीनों इसी में कंप्लीट हो गए हैं इस ग्राफ के साथ। इसके अलावा देखिए इस ग्राफ में हमारी स्थिति क्या होती है। इस ग्राफ से जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या समझा है, हमने इसमें समझा है तीन स्थितियों के बारे में। इन तीन स्थितियों के बारे में हम इसको हमने पहले भी पढ़ा है। इन तीन स्थितियों को हमने कहाँ जाना है, हमने बहुपद वाले पार्ट पे चैप्टर नंबर 2 में, ये आपकी बुक का ही अंश है, ये मैंने इसमें रखा है। ये देखिए इसमें अगर इसमें आप देखेंगे कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू ये माना है, तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। और इसको हमने देखा है कि देखो ये एक समीकरण है द्विघात, तो इसके कितने हैं, दो शून्यांक है, इसके दो शून्यांक है, ठीक है। अब दो शून्यांक है, यहाँ पर देखो, यहाँ एक कंडीशन ये ए पर काट रहा है इस बिंदु पर, और एक यहाँ ए डैश पे काट रहा है। सिमिलरली इसमें देखिए ग्राफ का मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसमें ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ है। तो कंडीशन एक हो गई, जहाँ दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है एक्स अक्ष को ग्राफ, और इसका मतलब दो वास्तविक संख्याएं हमें मिलेंगी, अलग अलग वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, हल जो हमारा मूल होगा या जीरो जो शून्यांक होगा। दूसरी स्थिति में देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ प्लॉट है, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे एक्स अक्ष को कट कर रहा है, वो है ए। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा मूल वास्तविक होगा और दो मूल होंगे, लेकिन यही ए पॉइंट वाला ही मूल होगा। एक्स इक्वल टू ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, और एक्स इक्वल टू ए वही वैल्यू, सेम वैल्यू। इसके अलावा अगर हम तीसरी कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, जिसमें कि एक्स अक्ष को ये काट ही नहीं रहा है, या तो ऊपर की तरफ ऐसे ही निकल गया या नीचे की तरफ चला गया, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं, तो काटा नहीं है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात इसके काल्पनिक मूल है। या तो आप काल्पनिक मूल लिखिए या कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज है जो हमारा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कभी ग्राफ ऊपर की तरफ है, कभी ग्राफ नीचे की तरफ है, ऐसा क्यों है? ये डिपेंड करता है। देखिए ये हमारा, अगर हम वापस आते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो ये ए है ना, ए इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा। देखिए अगर ए की वैल्यू धनात्मक है, 0 से बड़ी है, 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब 0 से बड़ी है, धनात्मक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है, तो परवलय का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम यही चीज क्या है, हम देखते हैं कि अगर यही ए क्या है, 0 से छोटा है,
यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो परवलय कहाँ है, नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है ना। और a डज नॉट इक्वल टू जीरो की, a इक्वल टू जीरो की कंडीशन तो हमको पता ही है, a इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है द्विघात समीकरण में। अगर होगा तो वो रेखिक होगा। रेखिक ग्राफ क्या कैसा होता है, एक सीधी लाइन होती है, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा है, पार्ट 2 में रेखिक समीकरण पढ़े हैं हमने। उसमें हमने पढ़ा है कि ग्राफ कैसा होगा, एक सीधी रेखा होती है। तो इसीलिए तो वो सीधी रेखा, जब अगर कोई सीधी रेखा है, सपोज अगर कोई सीधी रेखा है और वो ऐसे जा रही है, तो वो एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर तो काट रही है, इसलिए उसका शून्यांक कितना होगा, उसका शून्यांक क्या होगा, 1 होगा उसका शून्यांक। ये भी एक वो है रीजन। चलिए आगे चलते हैं, इसके इसके आगे हम देखेंगे एक उदाहरण है। ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण जो है ये बुक से ही लिया गया है और ये बहुपद वाले पार्ट पे है और 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें से आता है। पहला ही क्वेश्चन होता है, ज्यादातर केसों में पहला ही क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का वो आता है, इसमें बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या आता है, एक ऐसा ग्राफ आपको दिया है, ये 6 ग्राफ हैं, अलग अलग ग्राफ हैं। एक ग्राफ आपको दिया है और ग्राफ को देखकर बताना है कि इसके शून्यांक कितने होंगे या इसके मूल कितने होंगे। तो देखिए टिप्पणी है पर व्यापक रूप में n घात n के दिए हुए px बहुपद px के लिए y इक्वल टू px, ग्राफ x अक्ष n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यांक हो सकते हैं। अर्थात इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि x अक्ष में बहुपद जहाँ जिस भी बिंदु पर काटता है उतने शून्यांक होते हैं, 2 शून्यांक होंगे। द्विघात समीकरण के हमने क्या पढ़ा, 2 शून्यांक होंगे और जिस बिंदु पर कटेगा वही शून्यांक होता है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखिए, पहले ग्राफ को, ये ग्राफ है, ये द्विघात समीकरण का ग्राफ तो है नहीं, ये त्रिघात समीकरण का ग्राफ होता है। इस तरीके का ग्राफ जो होता है एस की आकृति का उल्टा है या त्रिघात समीकरण का होगा। तो अगर आप देखें इसमें तो एक बिंदु, ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर ही काटता है, यानी इसके शून्यांक कितने होंगे, वास्तविक शून्यांक कितने होंगे, 1। ये देखकर पता चल सकता है ये द्विघात समीकरण है। इसके वास्तविक शून्यांक कितने हैं, 2, ठीक है, और अलग अलग हैं, तो वास्तविक संख्या होगी और 2 अलग अलग शून्यांक होंगे। ये भी एक त्रिघात का समीकरण है और इसमें एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके शून्यांक कितने में, 3। ये एक सीधी रेखा है तो ये रेखिक समीकरण होगा। रेखिक समीकरण, ये एक्स अक्ष पर एक काट, ये यहाँ वाई अक्ष है, वाई अक्ष नहीं देखना, हमेशा एक्स अक्ष को ही देखना है। एक बिंदु पर काट रहा है तो इसके कितना हुआ, 1 हो गया। ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है और ये सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसके शून्यांक कितना हो गया, शून्यांक तो 2 होंगे लेकिन क्या होगा, मान एक ही होगा, दोनों एक ही शून्यांक होंगे ना, एक ही बिंदु पर टच करा तो एक ही शून्यांक होगा। तो शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन शून्यांक तो 2 है लेकिन जो मान है वो वास्तविक संख्या एक ही वास्तविक संख्या होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 और 4 बिंदु पर होगा, तो इसका शून्यांकों की संख्या 4, इसमें शून्यांकों की संख्या 1 है। एक मतलब द्विघात समीकरण में शून्यांक 1 2 होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही संख्या आ रही है ना, x इक्वल टू 1 मान होगा, उसी को 2 बार लिखेंगे हम, बस ये है इसमें, ठीक है ना। अब ये तो रहा ग्राफ। अब हम थोड़ा कुछ इस एक वर्कशीट है आगे दे रखा है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ और इसमें आगे बताना चाहता हूँ। वर्कशीट में बुक से ही प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चन में आपको बताना है शून्यांकों की संख्या, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये सीधी लाइन है, एक्स अक्ष में काट रही है कि नहीं काट रही है, नहीं काट रही है ना, कितने होंगे वह इसकी शून्यांक। यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, ये कितने बिंदु पर काट रहा है, ये जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को सिर्फ देखना है काट रहा है उतने ही शून्यांक होंगे। चलिए जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आगे उसको देखते हैं। ये है डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, इसको कहते हैं विविध कर।
विविध कर होता क्या है एक्चुअली, हमें पता है ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्या है, ये द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप। इसमें हम जैसे कि हमने पीछे वीडियो में देखा था, हम इसकी तुलना कर सकते हैं, किसी भी समीकरण की तुलना इससे करते हैं और हम ए बी सी फाइंड करते हैं। ए बी सी फाइंड करना आना चाहिए, ए बी सी कैसे ज्ञात करेंगे ये निकालना आना चाहिए आपको, और सही मान आना चाहिए। अगर हम ए बी सी इसका फाइंड कर लें और एक समीकरण समझें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर ये मान रखते हैं, मतलब यहाँ से बी का मान यहाँ रख दें, फिर समीकरण से ए का मान यहाँ रख दें और सी का मान यहाँ रख दें, और 4 है बीच में माइनस का साइन है, और इसको हल करें, इसको हल करें तो जो हमें मान मिलता है वो हमारा विविध कर कहलाता है। यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, हमारा विविध कर है, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या चीज है, ये क्या चीज है, सॉरी ये क्या है हमारा, ये हमारा विविध कर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये आता किस काम है, ये आता है मूलों की प्रकृति का निर्धारण करना। मूलों की प्रकृति का निर्धारण करने का मतलब क्या है, ये मूलों की प्रकृति को बताएगा कि मूल किस प्रकृति में, मतलब अगर आपको हल निकालना है पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आपके मूल कैसा है। अब हमने अभी अभी ग्राफ में पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ, जब हमने 3 कंडीशन पढ़ी, तो हमारी 3 कंडीशन में हमने क्या पढ़ा उसमें, हमने पढ़ा उसमें हमारे 3 तरीके के ग्राफ थे, जिसमें हमारा एक में वास्तविक और अलग अलग मूल थे, वास्तविक और अलग अलग मूल थे। दूसरा हमने पढ़ा उसमें हमारा वास्तविक और समान मूल थे, वास्तविक और समान मूल थे। और तीसरा हमने पढ़ा कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन आई थी, तो हम समीकरण का ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हम देखें, या हम उसको हल करें तब हम देखें। उससे पहले हम समीकरण को देखकर ही हम बता पाए कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, किस तरीके के सॉल्यूशन आएंगे। तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ना पड़ता है, हम उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ज्ञात करते हैं, और हम ये विविध कर जानकर हम बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इन 3 कंडीशन में कौन सी कंडीशन जो है हमारी आएगी। तो अब कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें है केस 1, पहले सबसे पहले है केस ए। तो केस 1 क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 है। अगर आप d निकालते हैं, d के क्या था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का a का c का मान रखें, इसको हल करें, d का मान आपका आ जाएगा। अब d का मान 3 चीजें हो सकती है, या तो d का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, या 0 होगा। मतलब या तो धन में आएगा वो संख्या, या ऋण में आएगी, या वो 0 होगी। अगर d का मान धन में आता है यानी 0 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग और वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। लेकिन अगर d 0 है तो इसका मतलब दो समान और वास्तविक मूल होंगे। दो समान मतलब वही जो ये वाला कंडीशन जिसमें ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष को सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है, वो कब है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो यानी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आप d की वैल्यू फाइंड कर आप बता सकते हैं कि आपका ग्राफ कैसा होगा, या आपके हल कैसे होंगे, आपके मूल किस तरीके से होंगे, उस समीकरण का मूल किस तरीके का होगा। अगर d का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब ऋण में आता है ग्राफ। ठीक है, ये केस याद करना बहुत जरूरी है, इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ ही कई बार कंडीशन ही पूछ लें आपसे 1 नंबर में। तो आप
इस कंडीशन को याद करना बहुत जरूरी है, आप इनको याद करेंगे। अब इन केस को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि उदाहरण एक है। उदाहरण एक हमारे पास क्या है, उदाहरण एक देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर देखिए हमारा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका विविध कर निकालना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अभी इसका हल नहीं बताना, अभी विविध कर बताना है। क्वेश्चन में ये भी ना पूछे कि विविध कर ज्ञात करो, आपसे सीधा पूछे कि भाई ये एक समीकरण है, आप इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको मतलब विविध कर निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण की तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अगर हम समीकरण की तुलना करेंगे इससे, तो हम a b c फाइंड कर लेंगे। a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है ऋण 4 और c की जगह क्या है 3। इसके लिए हमने पहले वाले वीडियो में इसको बताया है। अब ये वैल्यू उठाओ और विविध करके सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप रख दीजिए। हमने रखा, इसको सॉल्व किया। ऋण 4 का वर्ग 16 होता है, 4 गुणा 2 गुणा 3 24 के बराबर होता है। 16 में से 24 जाएगा तो ऋण 8 आंसर आएगा। अब ऋण 8 कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, यानी 0 से छोटी है। और अभी अभी हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी कि अगर 0 से d का मान 0 से छोटा आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मूल कैसे होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आइए एक उदाहरण 2 देखते हैं। एक समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब इसका मूल निकालना है। तो इसका नहीं, ये कह रहा है इसका विविध कर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उल्टा है। देखिए ये कह रहा है इसका विविध कर निकालो और कह रहा है जो मूलों की प्रकृति है ना वो वास्तविक है, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो हमें पता है, हम इसकी तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। विविध कर का सूत्र लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ये a b c की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में, इस सूत्र में रखकर आप इसे हल करेंगे। हल करने के बाद उत्तर आया हमारा 0। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, है ना। मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक होंगे। और दूसरी बात है ये 0 आ रहा है, सेकंड कंडीशन लग रही है इसमें। सेकंड कंडीशन में अगर मूल कैसे होंगे, समान भी होंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या करा, इसने कहा विविध कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। और इसने कहा वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ये भी बोल दिया उसने साथ में। नहीं भी बोलता तो आप क्या है, आंसर तो 0 आ रहा है ना। आपको पता है दो चीजें, एक तो हमें दो चीजें पता चलती है ना, कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। और दूसरी चीज, अगर वास्तविक है तो कैसे हैं, समान है कि असमान है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें 0 आने पर क्या पता चला, मूल कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। अब ये मूल ज्ञात करना ये तो बात की बात है, ठीक है ना, ये आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वर्कशीट के ऊपर। वर्कशीट में ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन जो 2.1 से लिया गया है ये। लेकिन इससे ऊपर जो ये क्वेश्चन है ग्रीन कलर में जो आ रहा है, इसके ये वर्कशीट की ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, विविध कर निकालना है, प्रकृति ज्ञात करनी है। और अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये वाला पार्ट तो आप छोड़ दीजिए अभी।
ठीक है ना। तो ये पार्ट छोड़ दीजिए आप, बस आप इसकी प्रकृति ज्ञान कीजिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसमें मूल बराबर हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इससे कैसे करना। आप इसको मानक समीकरण से कंपेयर करें तो जैसे माना पहला ही समीकरण है, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। b इक्वल टू k आएगा, b की जगह क्या है, k है यहाँ पर। अच्छा, मूल बराबर है तो कंडीशन कौन सी लगती है, विविध कर क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0। मूल कैसे हैं, समान, तो d क्या होगा 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो आप पहले ही रख लीजिए, क्या रख लीजिएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख लो। अब b की जगह b, a की जगह a, c की जगह c का मान रख लीजिए। राइट हैंड साइड में 0 है, आप उसको हल करें और इससे आपका k का मान ज्ञात हो जाएगा। सेम पहले इसको आप, सेकंड क्वेश्चन है, इसको पहले आप मानक समीकरण में बदलें और उसके बाद आप इसको मानक समीकरण में बदल देंगे। उसके बाद ए बी सी आप निकालें, मूल बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड वीडियो भी फिनिश हो गया। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन आप ये वर्कशीट सेकंड कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर, और लास्ट में नहीं, 2 वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम मूल ज्ञात करना सीखेंगे, और लास्ट में एक वीडियो जो होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब जिसमें कोई हमें समस्या दी होगी, उस समस्या का पहले हम समीकरण में बदलेंगे, फिर समीकरण में बदलने के बाद उसको हल करना हम सीख लेंगे। हल करना तो नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।